Assalamualaikum class. So today we are going to discuss types of bonds. Okay, there are different types of bonds. Bonds can be classified under different categories. However, अभी जो हम इसकी जो है basic types तमाम देखने जा रहे हैं. पहले हमने इनको classify कर लिया था according to how who issues them. ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही होती है, या कंपनी इशू कर रही है, या म्यूनिसिपल गवर्नमेंट इशू कर रही है. तो अकॉर्डिंग टू दैट अब हम इसकी टाइप्स देखने जा रहे हैं कि इसकी टाइप्स कितनी है. एक सिंपल बॉन्ड होता है, जिससे जो सबसे कॉमन टाइप है वो है बेयरर बॉन्ड्स. बेयरर बॉन्ड्स बेसिकली प्रॉपर्टी है उसकी जिसके हाथ में है. ठीक है, द ओनर ऑफ द बॉन्ड इज रजिस्टर्ड. ठीक है, एंड ही इज बेसिकली रजिस्टर्ड इन अ रजिस्टर. उसको एक रजिस्टर के अंदर वो रजिस्टर्ड बॉन्ड होगा. ठीक है, जबकि बेयरर बॉन्ड के अंदर अगर आप देखें, ये आपके जो करेंसी नोट है, अगर दिस इज बेयरर. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक करेंसी नोट छोड़ के चला जाऊं तो उसके ऊपर ये तो लिखा हुआ कि मेरा जो जिसको मिल जाए वो उसे यूज कर सकता है. ठीक है, इसी तरह से जो बॉन्ड बेरर बॉन्ड है वो भी इसी तरह उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, वो एक बॉन्ड सर्टिफिकेट है. और यूजुअली उसके साथ होता ये है कि जो बेरर बॉन्ड होते हैं उसके अंदर यूजुअली होता है कि साइड पे एक टेयर ऑफ स्ट्रिप दी हुई होती है. वो आपने देखा होगा सर, वो जो परफोरेटेड डॉट्स वाला होता है कि यहाँ से आप फाड़ सकते हैं चीज को. ठीक है, तो उस तरह की टेयर ऑफ दिया होता है और छोटे छोटे कूपन्स बने हुए होंगे. आपको हर बार इंटरेस्ट लेने के लिए वो एक टेयर करना है, जाके प्रेजेंट करना है और उसका इंटरेस्ट चार्ज कर लेना है. ठीक है, इसी वजह से इसको बेरर कहा जाता है कि आपको कुछ और करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती. जिसके हाथ में है, मैं यहाँ रख के भूल जाऊँ अपने ये बॉन्ड्स, कोई उठा लेगा, वो जाएगा स्ट्रिप टेयर करके देगा और इंटरेस्ट ले लेगा. ये जिसके हाथ में होंगे उसको इसका इंटरेस्ट मिल जाएगा. ठीक है, दैट इज देयर कॉल्ड द बेरर बॉन्ड. इस तरह से करेंसी होती है. करेंसी नोट में मेरा लिखा तो नहीं है कि ये करेंसी नोट मेरा है, तो मैं अगर यहाँ भूल गया हूँ, किसी और ने उठाई है, जाके उससे कुछ खरीद लिया है, तो दे कैन बाय इट, सेम एज दैट. फिर होते हैं रजिस्टर्ड बॉन्ड्स. ये वो हैं जो एक्चुअली रजिस्टर्ड होते हैं, जिसके ऊपर आपका नाम मेंशन्ड होता है और पीछे एक रजिस्टर मेंटेन होता है, या फिर एटलीस्ट कम से कम अगर उसके ऊपर आपका नाम नहीं है तो बैक के एंड के ऊपर एक रजिस्टर मेंटेन है कि जहां पर मेंशन है कि इस बंदे ने ये इतने बॉन्ड्स खरीदे हुए, सीरियल नंबर दिस टू सीरियल नंबर दिस. ठीक है, ये रजिस्टर्ड होते हैं और ये नोटेड होते हैं. एक कोई और ले भी जाएगा तो उसको वैसे उसका फायदा नहीं होगा. देन कम्स टर्म बॉन्ड्स. टर्म बॉन्ड को अगर मैं सिंपल बता सकूं तो आपको ये बेसिकली वन टाइम, जिसे हम कहेंगे ना कि फुल टाइम कंप्लीट होने के बाद वन टाइम मैच्योर होते हैं. ये आपको इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं दे रहे होंगे रेगुलर इंटरवल पे. लेट सपोज 5 साल का अगर टर्म बॉन्ड है तो 5वें साल में आपको पेमेंट करेगा. उस दौरान वो आपको कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करेगा. ठीक है, इट मैच्योर्स वंस आफ्टर द कंप्लीट टाइम फ्रेम एंड आर रिस्की बिकॉज द इश्यूअर मस्ट हैव द कैश टू पे फॉर ऑल द बॉन्ड्स एट मैच्योरिंग. ठीक है, अब रिस्की इसी वजह से ना क्योंकि इतने ज्यादा पैसे एट एनी गिवन टाइम किसी के पास होना मुश्किल हो जाता है. लेकिन उसको पता है कि इस टाइम पे हो तो उसको या तो उसके तरीके भी होते हैं कि उसके लिए पैसे अरेंज करें, हर साल कुछ ना कुछ फंड रख ले. ठीक है, अदरवाइज आपको पहले ही उससे पहले एक नया बॉन्ड इशू करके या किसी और तरीके से पैसे जनरेट करें ताकि पिछले की पेमेंट की जा सके. लेकिन इसके बारे में फीचर ये है कि ये मेच्योरिटी के ऊपर सारे के सारे पैसे देने होंगे आपको, और उस टाइम पर इशू ये हो सकता है कि उसके पास सारे पैसे ना हो उस टाइम पे इन कैश फॉर्म, मतलब एसेट्स तो हों लेकिन कैश में ना हो देने के लिए, तो इसके अंदर एक रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल उसको $10 मिलियन की पेमेंट करनी है, तो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट. $1 करोड़ उसको एक दिन में एट अ स्पॉट जब उसको पेमेंट करनी है, सारे उसके पास होना जरूरी नहीं है. हो सकता है ना हो सकता है एसेट्स की फॉर्म में हो, तो अरेंज करना मुश्किल हो सकता है एट एनी टाइम. और अगर इसको देखा जाए तो ये एक ऐसी अमाउंट है जो कि हो सकता है एक एट अ टाइम कि बैंक के पास भी अवेलेबल ना हो. क्या जिस बैंक से आपने पेमेंट करनी है कि आपको उसके पास भी इतना कैश अवेलेबल ना हो उस डे के अंदर. सो अगेन दे हैव टू कन्वर्ट द लिक्विड एसेट ना, थोड़ा टाइम तो उसके अंदर भी जाएगा. दैट कैन बी कन्वर्टेड क्विकली. उसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टेंटली. इवन अगर आपके पास लिक्विड एसेट के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विड गोल्ड को समझा जाता है. गोल्ड इज लाइक कैश. ठीक है, उसको भी बेचने जाएंगे तो घंटे 2-3 लगेंगे ना, तो रेट लगवाएंगे बेचेंगे. यस एग्जैक्टली. ठीक है, तो वो अमाउंट वापस कर दी ना उसको, उससे पहले नहीं देना.
हम देते नहीं है इस टाइप के अंदर। टर्म बॉन्ड है ना, इसकी मतलब ये है कि जब मेच्योर होगा तब पेमेंट की जाएगी, जब टर्म एंड होगी तब देना है आपने। पहले देंगे भी क्यों, हमने जब उससे लिया है तो एक उससे वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो गई है ना बीच में। अब अगर हम पहले दे देते हैं तो हमें तो नुकसान हो रहा है ना, और जब हमने पहले भी देना तो पैसे तो उतने ही देने हैं ना, कम तो नहीं देने। तो इशू ये है कि इतना कैश, जो पॉइंट इसके अंदर है, रिस्क जहां पर इन्वॉल्व है वो ये कि इतना कैश एट द स्पॉट अवेलेबल होना बैंक के पास भी मुश्किल होता है। कि अगर आपने जिस बैंक को ही कह दिया कि जी हमारे अकाउंट में इतनी पेमेंट हो, तो उसके पास भी इतना कैश क्या होगा कि वो उसी दिन के अंदर पेमेंट करते। लेट्स सपोज $1 करोड़ है, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। ये पाकिस्तानी आपका बन गया ऑलमोस्ट 200 करोड़। तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। लेकिन अगेन दिस इज डूएबल, और इसका तरीका मैंने आपको बता दिया। एक तरीका ये भी होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ पैसे रखते जाते हैं और फिर उसको पे कर देते हैं। देन कम्स द सीरियल बॉन्ड। सीरियल बॉन्ड बेसिकली जैसे हम इक्वल इंटरवल्स के बाद पेमेंट नहीं करते रहते, ठीक है। एक बॉन्ड मेच्योर हो जाता 1 साल के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर एक और बॉन्ड है हमारा जो उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर मेच्योर हो रहा है। तो एक सीरीज के अंदर मेच्योर हो रहे हैं, ये नहीं है कि सारे एक साथ मेच्योर हो जाए। हमने बॉन्ड इशू किया और हमने कहा कि जी ये वाले बॉन्ड 1 साल में मेच्योर हो जाएंगे, ये 2 साल के अंदर, ये 3 साल के अंदर। तो कुछ सालों में आहिस्ता आहिस्ता करके हम वो सारे बॉन्ड्स क्लियर आउट कर रहे हैं। समझाने के लिए, जैसे अभी पिछले में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि सारे बॉन्ड्स की पेमेंट एट द स्पॉट करनी है एट गिवन टाइम, विच इज डिफिकल्ट। तो हमने कहा जी 5 सालों में ना हम आपको पहले साल इतने बॉन्ड क्लियर कर देंगे, आपसे बॉन्ड खत्म हो जाएगा और पैसे वापस आ जाएंगे। अगले साल इतने, उससे अगले साल इतने, उससे अगले साल इतने, और 5वें साल में सारे बॉन्ड क्लियर कर देंगे। अब आपको हर साल थोड़े थोड़े पैसे करके उनको देते जाने हैं जो आपने साइड पे किए थे। एक तरीका तो मैंने बताया कि आप साइड पे करके अपने पास रख लें, अब आप उसको देकर पैसे बॉन्ड खत्म कर देते हैं, ठीक है। फिर अगले साल अगले, फिर उससे अगले साल अगले, और इस तरह से सारों को मैच्योर कर देते हैं। वो प्राइस बॉन्ड है, वो प्राइस बॉन्ड है, वो और चीज है। अगेन स्टिल इट वुड बी अ बॉन्ड, बस उसके अंदर फीचर ये है कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। इंटरेस्ट की जगह आपके पास एक वो प्राइज मनी, उसी इंटरेस्ट की जगह कि वो जो इंटरेस्ट आपको मिलना था हर किसी को, उसकी जगह वो पैसे इकट्ठे करके 1 2 5 10 100 200 लोगों के अंदर एक बड़ी अमाउंट से लेकर छोटी अमाउंट तक वो सीरीज लॉन्च करते कि ये इस नंबर वाले का ये प्राइस है, थ्रू लॉटरी, बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ लॉटरी। तो जिसका निकल आएगा उसको मिल जाएगा, जिसका नहीं निकलेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसमें गैम्बलिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है, गरर भी आ जाता है, एक इंटरेस्ट ऊपर से गरर, गैम्बलिंग। तो इसीलिए इस्लाम में उसकी इजाजत नहीं है किसी भी डायरेक्शन से। तो यहाँ तो सिर्फ इंटरेस्ट की बात थी ना, वहां तो इंटरेस्ट के साथ गरर और गैम्बलिंग भी आ गई। So like out of 10,000 bonds, 2,000 mature in 2025, 2,000 more mature in 2026, 2,000 more mature in 27, and so on until the bonds mature. तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके 10,000 बॉन्ड थे तो 2-2 हजार करके आहिस्ता आहिस्ता 5 सालों में मेच्योर कर देते हैं सारे। This way the bonds mature in a series and it is easier to pay off the bonds as compared to paying at once, कि सारे के सारे पैसे एक ही टाइम पे देने पड़े तो उससे बेहतर आ जाता है। Then comes the mortgage bonds. इसको जरा क्लैरिफाई करता हूँ, मैंने पहले भी क्लैरिफाई आपको किया है कि नहीं। मॉर्टगेज को समझना इस वक्त आपके लिए पहले जरूरी है। मॉर्टगेज क्या है? हम समझते हैं कि मॉर्टगेज इज getting money from a bank to buy a house or a real estate or a property, basically real estate में हाउस, दुकान, मकान, ऑफिस सब आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि ये बैंक से आपने लोन लिया होता है या किसी से भी आपने लोन लिया है टू बाय रियल एस्टेट, ठीक है। इट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। मॉर्गेज इज where you actually offer real estate as a security and get a loan. अब उस लोन से आप क्या करें, दैट्स अ सेपरेट थिंग। मॉर्गेज वो तब होगा जब उसके पीछे सिक्योरिटी के तौर पे आपने कोई रियल एस्टेट एसेट रखवाया होगा। यस, तो वो मॉर्गेज होगा। प्रॉपर्टी जब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी रखवाई जाएगी, गोल्ड नहीं, कोई और चीज नहीं, जब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी रखवाई जाएगी तो वो मॉर्गेज होगा। यस,
अब उस पैसे से आप गाड़ी खरीदें, उस पैसे से आप नया घर खरीद लें, उस पैसे से आप फॉरेन टूर पर चले जाएं, बैंक का कोई कंसर्न नहीं है। इसलिए ये जो हमने एसोसिएशन की ना कि लोन लेकर प्रॉपर्टी रियल एस्टेट खरीदना इज मॉर्गेज, नो, मॉर्गेज इसके उसकी बैक पे जो सिक्योरिटी रखवाई गई है वो प्रॉपर्टी होगी। वो इसको कंफ्यूजन इस वजह से हो जाती है क्योंकि यूजुअली जब लोन से प्रॉपर्टी ली जाती है तो उस प्रॉपर्टी को ही प्लेज करवाया हुआ होता है, जो आपने वो प्रॉपर्टी खरीदनी है उसी को प्लेज करवा देते हैं आप, तो इस वजह से वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। यस, वो मॉर्गेज ही हो जाए क्योंकि एंड ऑफ द डे उसके सिक्योरिटी के तौर पे तो एक रियल एस्टेट एसेट ही है ना, तो क्योंकि उससे आमतौर पे ऐसा होता है इसलिए, लेकिन जरूरी नहीं है आप उससे गाड़ी भी खरीद सकते, क्योंकि आपने आपके पास एक घर था ऑलरेडी, आपने उसी को मॉर्गेज करवाया और अब उस गाड़ी खरीद ली उसके अगेंस्ट, या उससे आपने जो पैसे आपने एक फॉरेन टूर कर लिया, या वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि उससे आपने बाद में भी प्रॉपर्टी ही खरीदनी है। दे आर एसोसिएटेड विद सम सॉर्ट ऑफ रियल एस्टेट। ये तो क्लियर हो गया कि जब भी मॉर्गेज बॉन्ड की बात आ गई तो ये कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से एसोसिएटेड होगा। अब इसमें बहुत सारी और फीचर्स भी आजकल जैसे आई हुई हैं, बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स हो गई हुई हैं, REITs हो गई हैं, ठीक है, REITs इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत रैपिडली पॉपुलराइज हो रहा है इन्वेस्टर्स के अंदर। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बन जाते हैं जिसके अंदर बेसिकली यू बाय ह्यूज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जस्ट लाइक बॉन्ड्स की तरह एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, उसके अगेंस्ट एक कंपनी बनती है, वो कंपनी बहुत बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को परचेज कर लेती है, मतलब कि एक पूरी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स परचेज कर लिया, अब उसके जो रेंटल इनकम है और उसकी जो प्रॉपर्टी के अंदर एप्रिसिएशन होगी वैल्यू के अंदर, उसके थ्रू वो अपने इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करते हैं। तो एक इस्लामिक तरीके से वो एक काम कर रहे हैं, लेकिन उसको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस अंदर अवेलेबल हैं। सो द रियल एस्टेट बिकम्स द सिक्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। मॉर्गेज बॉन्ड वही होगा जिस केस के अंदर बॉन्ड जब इशू किया गया है तो उसकी बैक के ऊपर सिक्योरिटी के तौर पे एक रियल एस्टेट एसेट रखा गया है कि अगर हम आपको पैसे ना दे सके तो ये एसेट बेचकर हम आपको पैसे देंगे, ठीक है। If it is secured by the land of a factory, then it is called the mortgage bond. If it is not secured by any land, तब इसको mortgage bond नहीं कहा जाता। लैंड हो, फैक्ट्री हो, घर हो, ऑफिस कॉम्प्लेक्स हो, एनीथिंग, लेकिन पीछे कोई रियल एस्टेट एसेट होगा तो ये मॉर्गेज बॉन्ड होगा। Then comes in equivalent trust certificates. If it is secured with machinery or for example movable equipment, कोई आपके पास लेट्स सपोज बहुत हैवी इक्विपमेंट है, इट इज कॉल्ड द इक्विपमेंट ट्रस्ट सर्टिफिकेट। ये इसी की एक टाइप है जहां पर अब मैंने इसलिए पहले क्लियर कर दिया था कि मॉर्गेज बॉन्ड वही होगा जिसके पीछे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सिक्योर, लेकिन आपके पास रियल एस्टेट नहीं थी, आपने सिक्योरिटी के तौर पे पीछे एक मशीन रख दी, एक यू कैन से एग्रीकल्चरल मशीन रख दी, उससे कितने हार्वेस्टर रख दिए, उससे कितने पैसे आ जाएंगे भाई। तो मैं हमारे हार्वेस्टर की बात नहीं कर रहा इस वक्त कि एक ट्रैक्टर या हमारे यहाँ जो एक हार्वेस्टर एक चल रहा होगा वो बड़ी से बड़ी कितने का आएगा यार, 50, चलिए करोड़ रुपए का आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बड़ा लोन चाहिए, आपने जमीन या फैक्ट्री या पूरा वो छोड़ के कुछ और अगर उसके अगेंस्ट प्लेज करवाया है, तो इन दिस केस मैं ये एग्जांपल जो दे रहा हूं, अगर आप देखें एग्रीकल्चर में आज हमारे पास तो ये मशीनरीज नहीं है, अगर आप इंटरनेशनली देखें तो इस रूम से भी बड़े साइज का ट्रैक्टर टाइप आता है, ठीक है, ट्रैक्टर मैं आपको समझाने के लिए ट्रैक्टर कह रहा हूँ, इट इज अ हार्वेस्टर, बहुत मैसिव किस्म की मशीन होगी, वो मिलियंस ऑफ यूरोज की आती है एक मशीन, और कई साल इस्तेमाल होने के बाद भी मिलियंस ऑफ यूरोज में बिक भी जाती है, क्योंकि नई तब तक जो थी वो उससे भी महंगी होती है, तो लोग कहते हैं पुरानी थोड़ी यूज वाली परचेज करें, तो बड़ी वैल्यू रखने वाली मशीन होती है। क्यों? क्योंकि आपने तो यहाँ पर चले, एक तो लेबर इंटेंसिव है हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है, हमारे पास लेबर बहुत ज्यादा है और फ्रीली चीपली अवेलेबल भी है, वहां पर आवर आपने लेबर को पे करना है अगर उनसे फसल कटवानी है तो, और स्पेशली वो हमारी तरह कल्टीवेट नहीं करेंगे, हमारे पास एक टाइम होगा मे बी कि जब देयर वुड बी लैंड्स के किसी के पास लेट्स सपोज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एकड़ पड़ा हो और उसने सारे के ऊपर लेट्स सपोज गंदम कल्टीवेट कर दी हो। अब क्योंकि लोगों की डिवाइड हो चुकी है मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो बहुत ज्यादा लैंड के ऊपर किसी ने एक चीज तो कल्टीवेट की नहीं होगी, छोटे छोटे चंक्स बने हुए हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी लेबर लगा के उसको निकाल लेते हैं। लेकिन वहां पर क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत कम लोग हैं तो उनके पास लैंड मैसिव है, वो एक ही क्रॉप लेट्स सपोज गंदम उगा देते हैं,
अब आपने देखना शुरू किया, यहाँ से लेकर जहां तक नजर आ रहा है वहां तक, उससे आगे भी गंदुमी है और उसे एक ही कंपनी की लगी हुई है और कंपनी ने लगाई हुई होगी यूजुअली। उस केस में उसकी हार्वेस्टिंग करना वुड बी इम्पॉसिबल विद ह्यूमंस, क्योंकि उन्होंने शिप लोड्स के हिसाब से एक्सपोर्ट के लिए उसको उगाया हुआ है। अब अगर वो सीजन के लिए उसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते सारे फील्ड की, उनका तो नुकसान हो गया, पूरे साल की मेहनत वेस्ट। तो वो मशीन इस तरह की सबसे एफिशिएंट वाली ढूंढते हैं जो कम से कम डीजल वगैरह यूज करते हुए मैक्सिमम उनको आउटपुट दे सके। तो घंटे में इतने एकड़ इसने घंटे के अंदर लेट्स सपोज मशीन ने कर लिया, इतने एकड़ कर लिया अकॉर्डिंग टू इट्स एफिशिएंसी। तो ये मशीन्स बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, मैं बता रहा हूँ मिलियंस ऑफ यूरोज की। तो अगर आपको लोन चाहिए तो हो सकता है इतने मिलियन यूरो की आपकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ना हो जितने की वो मशीन हो। तो आप ऐसी मशीन को रखवा कर भी बॉन्ड इशू कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। उसे हम कहते हैं इक्विपमेंट ट्रस्ट सर्टिफिकेट। यहाँ थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर्स भी होंगे जो मैंने आपको शेयर किया है, तो इसको आपने देख लेना। ये इक्विपमेंट ट्रस्ट सर्टिफिकेट है, मैंने ऊपर कहीं इक्विपमेंट लिखा होगा, वो आई थिंक ऑटो करेक्ट में वो इक्विवेलेंट हो गया है। देन कम्स इन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स अगर मैं सिंपल कहूँ तो आजकल तो बहुत ज्यादा कॉमनली आप नहीं देख रहे होंगे कहीं पर कि डिबेंचर आपने देखे हो कंपनीज के अंदर होते हैं, आज भी इशू होते हैं। लेकिन तब अगर सिंपल टर्म देखो, डिबेंचर क्या है? अनसिक्योर्ड बॉन्ड, लोन है, अनसिक्योर्ड है, पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है इसके कि भाई ये रियल एस्टेट एसेट पड़ा है, ये मशीनरी पड़ी है, या ये चीजें इसको बेचकर हम तुम्हें पैसे दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अनसिक्योर्ड है, पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं, उसे हम कहते हैं डिबेंचर। कंपनीज कॉर्पोरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम बगैर, यस आई थिंक मैंने ये लास्ट टाइम आपको क्लियर नहीं किया कॉन्सेप्ट। हम अक्सर ये जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जब हम इनको डिस्कस कर रहे थे काफी सारे यहाँ पर, जैसे कि लेट्स सपोज एक बॉन्ड है, तो हम इसको कहते हैं सिक्योरिटी। ये सिर्फ एक फैंसी टर्म है बॉन्ड के लिए। अगर बॉन्ड इटसेल्फ देखा जाए, बॉन्ड का मतलब माय बॉन्ड इज माय प्रॉमिस, बॉन्ड इज अ प्रॉमिस। बॉन्ड का मतलब होता है प्रॉमिस, वादा। तो ये जो बॉन्ड होता है बेसिकली ये अनसिक्योर्ड ही होता था किसी जमाने से। सिक्योरिटाइजेशन तो अब शुरू होगी जब पता है जी, और यूजुअली सिक्योर कौन करवा रहा होगा? जिसको पता है यार मुझे वैसे पैसे कोई नहीं देगा, जिसकी रेपुटेशन होती है मार्केट के अंदर, जो पुराना बैठा है, बहुत बड़ा बिजनेस है, उसको आमतौर पर सिक्योरिटी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो कहते हैं मैं दूंगा, मैं दूंगा, बस ठीक है, दैट्स इट। आपको पता है जी कि अच्छा इसके जी इतने तेल के कुएं इन कंपनी के पास, तो ये तो दे ही सकते हैं ना, कोई इशू नहीं, ठीक है। बॉन्ड वाज अ प्रॉमिस, प्रॉमिस टू रीपे, कि भाई आज मुझे पैसे दो, कल मैं तुम्हें पैसे इतने सूद के साथ वापस कर दूंगा। अब प्रॉमिस इज ओनली वर्थ व्हाट? नथिंग। दो बंदे हैं जिन्होंने आपस में प्रॉमिस किया, उनके वर्ड की वैल्यू है बस। प्रॉमिस के अंदर और कुछ नहीं है। अगर वो मना कर दे मैं नहीं देता, वर्थ जीरो, समझे? इस वजह से लोग इससे डरते थे, भागते थे, इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे इस तरह की सिक्योरिटीज के अंदर। तो उन्होंने इसका नाम चेंज किया है, एक फैंसी टर्म हमने कॉइन की, सिक्योरिटी। लोग फिर सिक्योरिटी है, सिक्योर है, सेफ है, अदरवाइज अंदर वही प्रॉमिस आज तक। क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सिक्योरिटी हम सबको कह देते हैं, जितने भी ये बॉन्ड जिस मर्जी टाइप के हो, चाहे अनसिक्योरिटी क्यों ना हो, उसको भी सिक्योरिटी कहा जा रहा होगा। वजह सिर्फ ये है, और इस नाम को चेंज करने की वजह सिर्फ ये हुई कि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, लोग पैसे नहीं इन्वेस्ट करते थे कि ये रिस्की है, ये बॉन्ड, ये तो प्रॉमिस है, कल को दे ना दे। वादा, अब आपका दोस्त यहाँ पर आपका कोई बैठा है, इनमें से एक है जी यार दो मुझे 10,000 रुपए दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा 1 महीने बाद, वापस मिलेंगे, ठीक है। आप सबके लिए भी ऑप्शन है कि किसी ने भी आपसे ले लिया लेट्स सपोज, तो वादा वादा ही होता है, वादे की वैल्यू वादे वाली ही रहेगी। तो मिलना मुश्किल है उस केस के अंदर, यहाँ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो इस केस में लोग डर रहे हैं ना, हम लोग सिक्योरिटी, यार ये सिक्योरिटी है कि तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे, हाँ मैं सिक्योर है, वापस मिलेंगे, हालांकि एंड ऑफ द डे वही वादा खड़ा है वहां पर। सिर्फ नाम चेंज करने की वजह से लोग उस पर ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। ओके,
और ये ज्यादातर डिबेंचर इज बेसिकली लाइक, अगर इसको साउंड आप देखें ना, डिबेंचर तो ये इंडेंचर जैसा साउंड करता है, कि जो बेसिकली दो लोगों के दरमियान एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है उस तरह का, इसलिए इसका वर्ड यूज किया जाता है कि दो लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स स्टिल गोइंग टू बी अनसिक्योर्ड बॉन्ड और बेसिकली अनसिक्योर्ड प्रॉमिस। दिस इज इंटरेस्टिंग। ये जो अगला आ रहा है, सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड। सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड, इस केस में दो चीजों का आपको समझना जरूरी है, सीनियर एंड जूनियर। इसमें एक सीनियर होगा, एक जूनियर होगा। Junior means when money is short and not sufficient, then senior gets the first priority and then the junior is paid. मतलब ये है कि बॉन्ड इशू हुआ, उसमें कुछ सीनियर होंगे कुछ जूनियर होंगे, और इसमें मतलब ये होगा कि जी जब पैसे थोड़े हैं तो पहले सीनियर की पेमेंट की जाएगी और फिर कुछ बचेगा तो जूनियर को पे किया जाएगा। मेंशन होगा, बॉन्ड के ऊपर मेंशन होगा कि ये सीनियर है ये जूनियर है। क्यों? क्योंकि दोनों का रेट डिफरेंट होगा, क्योंकि जूनियर में रिस्क ज्यादा है, रिस्क के ऊपर रिटर्न ज्यादा होगा। ठीक है, so if senior and junior bought a bond each of, let's suppose, $1,000, and at repayment we only have $1,500 to pay, so senior gets 1,000, उसके पैसे उसको वापस पूरे मिल गए। लेकिन जूनियर को क्या मिला? बची हुई अमाउंट, उसने भी 1,000 का ही लिया था, लेकिन अब टोटल है ही हमारे पास 1,500 एंड के ऊपर, तो उसे 500 मिलेगा बस, उसका बाकी लॉस हो जाएगा। ठीक है, देन कम सिक्योर्ड, इसी के अंदर ये टर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल विद अ पर्टिकुलर एसेट लाइक कार, रियल एस्टेट, अगर हमने उसकी बैक के ऊपर रख दी है, या जैसे मैंने भी आपको सुपर मैसिव किस्म के हार्वेस्टर्स की एग्जांपल दी है, तो वो पूरे लाइक, ये तो रूम एक छोटी एग्जांपल होगी, रूम इज द जस्ट द साइज ऑफ द मशीन, इट वुड बी मच टॉलर, इस बिल्डिंग की हाइट से भी टॉल हो सकता है, जहां टॉल ऊपर उसका कैबिन होता है, जहां पर ड्राइवर बैठ के ऊपर से देखते हुए सारा कंट्रोल कर रहा होगा, और वो किसी हाईटेक शिप या एयरक्राफ्ट से कम नहीं होता। प्रॉपर जीपीएस से गाइडेड नेविगेशन होती है, वो ऑटोमेटिक के ऊपर, ऑटो के ऊपर छोड़ देता है और ये देख रहा होता है कि प्रोडक्शन कितनी हुई है। उसने बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता, स्टेयर तक करने की जरूरत नहीं है, जीपीएस ऑटोमेटिकली उस गाड़ी को चला रहा होता है। तो दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन। तो इस तरह के किसी भी एसेट के साथ, रियल एस्टेट हो, कार हो, कोई भी वैल्यूएबल एसेट जो है, उसको जब हम एक बैकिंग के तौर पे लेंगे किसी चीज की सिक्योरिटी के लिए, तो वो सिक्योर्ड हो जाएगा। अब अगर सिक्योर हो गया है, ठीक है, द एसेट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स देन पेमेंट ऑफ दैट सिक्योर्ड डेट। अब वो एसेट उसी सिक्योर्ड डेट की पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल होगा और किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। और अगेन कॉन्सेप्ट, अगर ये क्योंकि हम ये सीनियर जूनियर वाले को ये अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जहां सिक्योर्ड है, सीनियर जूनियर तक का मामला क्लियर हो गया। सीनियर जूनियर के अंदर भी अब ये सिक्योर्ड की बात हो रही है कि उसके अंदर अगर सिक्योर्ड है, कि हमने कहा था कि जी ये एसेट है आपके पास, इसके पीछे हमने रखा हुआ, हम आपको पैसे देंगे, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट बॉन्ड को ही बात चल रही है। अगर तो पैसे बचेंगे तो पहली पेमेंट सीनियर की होगी, और जो कुछ बचेगा वो बेसिकली अनसिक्योर्ड क्लासिफाई हो जाएगा। ये सिक्योर्ड बॉन्ड, सिक्योर्ड नहीं, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स के अंदर सीनियर जूनियर समझ में आ गई, ठीक है। अब ये सिक्योर्ड होगा और अनसिक्योर्ड होगा इसके अंदर, मतलब हो सकता है कि सीनियर के करीब करीब की अमाउंट आपने सिक्योर भी की हुई हो कि ये एसेट है, तो फिर उस एसेट से सिर्फ उसकी सीनियर की पेमेंट की जा सकती है। अब एसेट जरूरी नहीं है कि उस एसेट को बेचना ही हो, उस एसेट की इनकम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने ये हार्वेस्टर जो लिया, मैं कह रहा हूँ मिलियंस ऑफ यूरोज का है, आमतौर पे हर फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर कंपनी भी अफोर्ड नहीं कर सकती हो जिसने हजारों एकड़ क्रॉप भी उगाई हुई है। वो क्या करेंगे, वो इसको लीज पर लेंगे या रेंट कर लेंगे। उनको कब चाहिए? हार्वेस्टिंग सीजन, तब उन्होंने डे नाइट चलाना है, बाकी पूरा साल फालतू पड़ा रहना है उसमें। तो कहते हैं मैं क्यों खरीद के रखूं, मैं उतने दिनों के लिए रेंट पे ले लेता हूं। ठीक है, तो
आप उसकी जो रेंटल इनकम होती है उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दोबारा बताना, दोबारा बताना। ठीक है, ओके, हो सकता है। यही आगे अगली बात आ रही थी कि अगर शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो जाएगी तो सीनियर भी अनसिक्योर्ड हो जाएगा, चाहे सिक्योर्ड है। क्योंकि जब आपने सिक्योर कर दिया था तो एक और चीज हो गई थी, जो अगेन ये यूएसए के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि डिफरेंट कंट्रीज में क्या इसके ऊपर पॉलिसी, हर कंट्री अपना बना सकती है। यूएसए में है कि जब आपने उसको सिक्योर कर दिया किसी एसेट के साथ, अब उस एसेट के अलावा कहीं और से जनरल पूल से पेमेंट नहीं कर सकते उसकी। अब उसकी जब पेमेंट होगी सिर्फ उसी एसेट की इनकम से हो सकती है। अब जनरल पूल में से आप उसकी पेमेंट नहीं कर सकते। जब सिक्योर कर दिया तो उस एसेट के अगेंस्ट जो पैसे हैं उसमें से तो आप कर सकते हैं, जनरल पूल में से अब आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो इन दैट केस मनी बचेगी तो सीनियर को पे किया जाएगा, या जितनी बचेगी उतने हिसाब से सीनियर को पे कर दिया जाएगा। जो शॉर्टेज ऑफ फंड्स होंगे देन इट बिकम्स अनसिक्योर्ड, वो फिर से अनसिक्योर्ड ही हो गया कि ये इतने नहीं थे तो इससे अनसिक्योर्ड हो गया। अब चीज सबॉर्डिनेटेड बॉन्ड क्या होता है? वो जो सीनियर था उसको पे हो गया, उसके बाद जूनियर को पे हो गया, उसके बाद जिसे पेमेंट होनी है वो सबॉर्डिनेटेड बॉन्ड है। तो एक कंपनी में कई बॉन्ड इशू किए हो सकते हैं ना, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा ये सीनियर है, ये जूनियर है, उसके बाद आपने एक सबॉर्डिनेटेड बॉन्ड इशू कर दिया। अब ये हाईली रिस्की हो गया ना कि जब जूनियर को पेमेंट होगी फिर कुछ बचेगा फिर इनको मिलेगा। इन दैट केस वो उसी ने इशू किया कंपनी ने। लेकिन अगर क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना जरूरी था, ठीक है, कि ये सबॉर्डिनेट है ना उसका, ये सीनियर का सबॉर्डिनेट, जूनियर जूनियर का सबॉर्डिनेट एक और सबॉर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो इसको एक ही टाइप क्लासिफाई किया जाता है, सबॉर्डिनेटेड बॉन्ड या कन्वर्टेबल बॉन्ड। आई थिंक ये आप सबको आइडिया होगा। बेसिकली वो बॉन्ड जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप इन टू शेयर्स, ठीक है। कि कंपनी अक्सर ऑफर देती है कि हम इतने बॉन्ड इशू कर रहे हैं लेकिन आज से 5 साल बाद हम इसको कन्वर्ट करने की आपको ऑप्शन देंगे, या आप अपने कैश ले लें या इसे कन्वर्ट कर लें इनटू शेयर्स। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड वो होता है जो शेयर में कन्वर्ट की ऑप्शन उसके अंदर मेंशन होती है कि आपको ऑप्शन दी जाएगी, ठीक है। इट इज अ बॉन्ड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ द इशूअर, बट in 99% of cases it is converted to a share or a stock। हालांकि किसी और चीज में भी कन्वर्ट किया जा सकता था, उस कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर परचेज करके रखे हुए और उसके अंदर भी कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन वो अगेन यूजुअली अपने ही शेयर के अंदर वो कन्वर्ट करते होते हैं। और ये कन्वर्जन रेशियो मेंशन्ड होगी जिसके ऊपर उसको कन्वर्जन की ऑप्शन मिलती होती है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आपके पास 1,000 रुपए का बॉन्ड है तो अगेन इट कुड बी के 15 या हर बॉन्ड के अगेंस्ट आपको 15 शेयर मिलेंगे, 50 का शेयर है तो ये तो 750 के हुए, इस केस में आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। जबकि अगर कोई ऐसे ऑप्शन दे रहा है आपको कि जी 25 शेयर मिलेंगे, वो 50 के हैं तो ये 1250 के हो गए, तो ये ऊपर से आपको $250 फालतू मिल गए। स्टॉक वारंट, ठीक है, इसको अगर मैं सिंपली समझाऊं तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है जिसमें आप बेसिकली कोई स्टॉक अप टू अ सर्टेन डेट परचेज कर सकते हैं, करना जरूरी नहीं है। दिस इज एन ऑप्शन टू बाय अ स्टॉक अप टू अ पर्टिकुलर डेट।
कि उस पर्टिकुलर डेट तक आपके पास टाइम है कि आप ये बॉन्ड, ये स्टॉक पर्टिकुलर परचेज कर लें, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो अगर इसको रिलेट किया जाए तो ये जो हम राइट्स इशू करते हैं उस तरह का कुछ है। ये राइट शेयर्स होते हैं। ये पहला राइट शेयर होल्डर्स का है ना, जिनके पास ऑलरेडी शेयर है कि आप परचेज कर लें। अगर वो नहीं करते तो मार्केट में हम बाहर और लोगों को ऑप्शन देते हैं। ठीक है, अब उसमें ये होता है कि जब आप राइट ऑफर कर रहे होते हैं तो आप मार्केट प्राइस से कम पे ऑफर करते हैं। ठीक है, अब जब आपने पहली बार बॉन्ड इशू, शेयर इशू किए थे, तब था $10 का आपका शेयर। अब आपके शेयर की मार्केट वैल्यू हो गई है $25। तो अब आप शेयर होल्डर कहते हैं हम नया शेयर इशू करने जा रहे हैं, अगर आप खरीदना चाहें तो हम आप लोगों को, शेयर होल्डर्स को $20 में शेयर देंगे और आप अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के हिसाब से और शेयर खरीद सकते हैं। अब एक बंदे ने देखा यार कि मेरे पास और पैसे तो है नहीं, या मैं और खरीदना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे रेट अच्छे पे मिल रहे हैं, तो आमतौर पर ये होता है कि वो अपना राइट आगे बेच देता है। वो कहते हैं मेरे पास ये राइट है, लेकिन तुम मेरे बिहाफ के ऊपर ये शेयर खरीद सकते हो। तुम्हें मार्केट से मिलेंगे $25 के, शेयर इशू होने के बाद भी नए इशू हो जाएंगे तो लेट्स सपोज 24 का हो जाएगा, मार्केट में थोड़ा सा कम हो जाती है प्राइस, तो यहाँ तुम्हें 20 में मिल जाएगा मेरे से। तो तुम एक काम करो, 22 में मुझसे ले लो, 20 का मेरा रेट है, 22 में मुझसे ले लो, 2 का फायदा तुम्हें, 2 का फायदा मुझे। ठीक है, इस्लाम में ये अलाउड नहीं है, ये ट्रांजेक्शन इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अलाउड नहीं है। आप अपना राइट किसी और को सेल नहीं कर सकते। आप खुद ही बाय करें, उसके बाद चाहे मार्केट में बेच दें, जिस मर्जी रेट पे बेचें, चाहे आपका 22 का भी बेच दे, लेकिन यू हैव टू बाय इट योर सेल्फ। ठीक है, आप अपना राइट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसा मार्केट में होता है। ये कुछ उस तरह की चीज है, लेकिन उससे थोड़ी डिफरेंट भी है। अगर मैं इसको समझाऊं, ठीक है, आपको एक बॉन्ड इस तरह का इशू कर दिया जाता है जिसके साइड के ऊपर, जो टीयर ऑफ बॉन्ड मैंने आपको बताया ना, टीयर ऑफ करके आप जाके अपने पैसे ले लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तब उसकी साइड के ऊपर टीयर ऑफ स्लिप दी हुई है, जिसके अंदर है कि जी आप इसके अगेंस्ट इतने शेयर ले सकते हैं। क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी दे नहीं रही पैसे, वो एक साइड पर उन्होंने टीयर ऑफ दिया, उसके अगेंस्ट आप जब जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट की जगह शेयर इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, लाइक यू कैन बाय द स्टॉक एट $20 टिल 2025 के 2025 तक $20 के अंदर आप ये बाय कर सकते हैं। तो जब आपको इंटरेस्ट की जगह वो होगा तो आप जाएंगे, $20 देंगे और कूपन देंगे, वो आपको वो बॉन्ड दे देंगे, वो शेयर दे देंगे, सॉरी। It will be a bond, and it may have tier of warrants, and you can clip the coupons, and instead of interest you can pay the for the stock purchase। ठीक है, कि वो उसके ऊपर इंटरेस्ट की जगह आप स्टॉक परचेज के अगेंस्ट उसकी पेमेंट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, जैसे ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था, जहां आपके पास एक कॉल ऑप्शन होती है, ये कन्वर्ट ऑप्शन थी, कन्वर्टेबल बॉन्ड था, वहां एक ऑप्शन मैंने आपको दी जहां आपको फायदा हो रहा था, एक ऑप्शन थी जहां नुकसान हो रहा था। जब 750 का आपको मिल रहा था तब आपको नुकसान हो रहा था, तब आप उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहेंगे। आप कहेंगे भाई मेरे ना तुम ₹1000 वापस कर दो, मुझे नहीं कन्वर्ट करवाना। जब 1250 आपको मिल रहा होगा तो हाँ नहीं नहीं, ये मुझे बॉन्ड दे दो, ये मुझे शेयर दे दो इस कंपनी के। अब आपकी मर्जी, आप मार्केट में जाके बेच दे, चाहे वो 1250 के बिकेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अगेन आप अपनी मर्जी भी इसके अंदर देख रहे हो, तो स्टॉक वारंट के अंदर भी ये एक्सरसाइज तभी होगा जब प्राइस स्टॉक की हायर होगी देन द प्राइस जो आपको मिल रही है उसको परचेज करने की। जो आपको उसके इंटरेस्ट की जगह जो पेमेंट आप कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो मिल रहा है, उससे मार्केट प्राइस हायर हो तो। अदरवाइज आप इसका एक्सरसाइज नहीं करेंगे कि 2000, और इसमें ये भी होगा ना कि 2025 तक, जैसे आज हम बैठे हैं तो हमने ऑप्शन दी 2025 तक, 2027 तक, 2028 तक, समथिंग लाइक दैट। If price rises, we exercise the warrant, otherwise we don't. Simple. We will let it expire. कि ठीक है, नहीं भी मैंने नहीं लेना, एक्सपायर होने दो। कॉलेबल बॉन्ड्स, ये भी सिंपल है, आई थिंक आपने पहले सुना हुआ होगा। कॉलेबल प्रोविजन होती है कि फ्यूचर के अंदर हम फोर्स करेंगे इन्वेस्टर को to give back the bond to the issuer, and issuer will buy it back for a certain price like अब अगेन इसके अंदर क्योंकि कॉलेबल है
तो वो हायर प्राइस पे ही उसको कॉल बैक करेगा, उसी प्राइस के ऊपर कॉल नहीं करोगे। 1000 का बॉन्ड इशू किया तो 1000 पे ही नहीं करेगा, 1010, 1020, 1030 इस तरह वो वापस कॉल कर रहा होगा। लेकिन ये फोर्सेबल को होता है कि आपको देने ही पड़ेंगे, तो उसके बाद मेंशन होता है कि ये कॉलेबल है, कभी भी हम कॉल कर सकते हैं, हमारे बॉन्ड के पैसे ले जाओ जाके और हमारा बॉन्ड वापस कर दो। इट इज प्रॉफिटेबल टू डू दिस व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स फॉल, ठीक है। अदरवाइज वो उसकी कोई लॉजिक हमें समझ, अगर वो इंटरेस्ट फॉल हो ना तो ठीक है, यू विल बी प्रॉफिटेबल। सो वी डू रिफाइनेंसिंग, हम रिफाइनेंसिंग कर लेते हैं। मैं इसको समझा देता हूँ आपको कैसे, इसने सवाल पूछा नहीं, अब एक्सपेक्टिंग दिस कि कोई पूछ ले। हमने बॉन्ड इशू किए, लेट सपोज $10 लाख के, ठीक है। इसके ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि जब हमें बॉन्ड इशू किया तब 10% इंटरेस्ट रेट था। लेकिन हमने ये कह कि ये कॉलेबल है, हम कभी भी कॉल बैक कर सकते हैं। फिर हमें पता चला मार्केट में इंटरेस्ट रेट फॉल कर गया, अब इंटरेस्ट रेट 7% हो गया मार्केट के अंदर, हम क्यों 10% पे करते रहे। हमने फॉरन पिछले बॉन्ड कॉल कर ले, भाई अपने पैसे लो और ये हमारा बॉन्ड वापस कर दो। हमने कॉल, हम कंपनी कॉल करेगी, कॉलेबल कंपनी की ऑप्शन है, क्योंकि हम अब वो पैसे उनसे वापस लेकर उनको वापस पैसे देंगे। कैसे? हम नए बॉन्ड इशू कर देंगे 7%, पिछले वालों को पेमेंट कर देंगे, भाई अपने पैसे पकड़ो, बाय, थैंक यू। क्योंकि उनको अगर वन टाइम ज्यादा भी देना पड़ा 10, 20, 30, 40 रुपए, तो हर महीने या हर साल जो उनको एडिशनल पेमेंट करनी थी 3% की, उससे कम ही पड़ेगा ये आपको। नहीं, कॉलेबल के ऊपर ये कॉलेबल, हम कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो हम बेसिकली रीफाइनेंसिंग कर लेते हैं, हम सस्ते रेट के ऊपर इशू कर देते हैं नए और पिछले वालों को फाइनेंस करवा लेते हैं वापस। We issue new bonds on lower interest rates and call back the old ones. It is called the refinancing. Difference between call price and face value is the call premium. या बताता हूँ, इसीलिए ऊपर जो हमने वर्ड यूज किया था वो था रीफाइनेंसिंग। इसको मैं समझाता हूँ गवर्नमेंट की एग्जांपल से। गवर्नमेंट क्या करती है आपकी, गवर्नमेंट ने लेट्स सपोज अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बॉन्ड की रिपेमेंट करनी है, इन्होंने बॉन्ड इंटरनेशनल फ्लोट किए थे 10 साल की मेच्योरिटी के, ठीक है। अब उनकी मेच्योरिटी हो गई है, 10 साल पूरे हो गए, बॉन्ड पेमेंट करनी है। वो क्या करेंगे गवर्नमेंट वाले, वो अपने पैसे बचा के नहीं रख रहे होंगे इस टाइम के लिए कि ये बॉन्ड के पैसे देने हैं, ये भी बड़े होशियार है। अब क्योंकि पेमेंट करनी है ना, उससे 1-2 महीने पहले नए बॉन्ड इशू कर देंगे, उनसे पैसे लेंगे, पिछले वालों की पेमेंट कर देंगे। रेट चाहे हायर हो ना हो, बेसिक ये है कि वो अमाउंट ज्यादा इशू कर देंगे ना, इतने के बॉन्ड इशू कर दो भाई, वो जब लोग परचेज कर लेंगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, आप पिछलों की पेमेंट कर देंगे। यूजुअली इस तरह से ये चलता जा रहा होता है। उल्टा आप ज्यादा ही करते हैं और हर बार वो इसी वजह से आपका डेट बढ़ता जा रहा होता है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि आपने इंटरेस्ट भी देने साथ ही। यूजुअली हमारे जैसी डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स प्लान नहीं करती, ये उनकी तबाही का एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे अभी हमारा भी एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि हमें जो कहा जाता है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे अपनी पेमेंट्स के ऊपर, क्योंकि भाई पैसे आपने बोरो किए, तो बोरो करते हुए ये सोचना था कि ये पैसे ऐसी जगह पे लगाने हैं जहां से ये कुछ कमा कर दे तो ये पैसे वापस करने हैं। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट डेवलपिंग कंट्री की 5 साल की गवर्नमेंट, उसके बाद किसने पूछना है, उल्टा तबाही फेर कर, जितना पैसा लेके जा सकते निकाल दो, अगली गवर्नमेंट को चलाने के लिए कुछ मिले ही ना। तो इस केस में तबाही ज्यादा हो जाती है। एंड आई डोंट नो कि कोई आईएमएफ से बच के आया हो, शायद कुछ कंट्रीज जो बच के आ गए, लेकिन जो आईएमएफ के पास गए वो दोबारा वापस नहीं आया भाई। अगेन कुछ कंट्रीज एक्सेप्शन है, लेकिन अगेन उन्होंने फिर अगेन आईएमएफ को कि भाई हमारी जान छोड़ो, या फिर उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई कि हमने इससे निकलना है। इंडिया भी बचा है, इंडिया भी एक आध बार गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये हमें बारह नहीं खाता, हमने दोबारा आईएमएफ के पास नहीं जाना। अब एक आधा प्लान लेते हैं, उसके बाद आप वापसी के रास्ता देखते हैं कि अपनी इंपोर्ट्स को कट डाउन करें। हमने अपनी इंपोर्ट कट डाउन नहीं करनी। मैं आपको दिखाऊं, रिडिकुलस चीज होगी, वो भी हम इंपोर्ट करेंगे। मतलब जो यहाँ हम आम बना सकते हैं, और ये लोग, ये जो मेरे सामने तुम लोग बैठे हो, इसमें तुम लोगों का बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि हम यहाँ से जाएंगे
तो हमें एक एयर कंडीशनड अच्छी सी टेबल वाली नौकरी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप हमने नहीं करनी, और अगर करेंगे तो ओहो हो आइडिया, कोई नया इनोवेटिव नए किस्म का कोई लाइट बल्ब इन्वेंट करना पड़ेगा, कोई नई दुनिया की टॉप क्वालिटी की चीज इन्वेंट करनी पड़ेगी। भाई जो पिछली 2 लाख चीजें इंपोर्ट करें उनमें से कोई बना लो। पाम ऑयल तक हमने इंपोर्ट करना है, दालें हमने इंपोर्ट करनी है, रिडिकुलस किस्म के प्लास्टिक के बच्चे के टॉयज हैं वो जाके आप चाइना से इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं। दिमाग खराब है ये। इतनी एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, सिर्फ एक क्रिएटिव बंदा आपने हायर करना है, एक आर्ट्स डिपार्टमेंट को कोई हायर करे, उसे कहिए ये टॉयज बनाते जाओ, आप उसका डिजाइन 3D बनवाएं या कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइनर से, और उस मशीन के ऊपर उसके अगेंस्ट, या उसके सिर्फ आप वो बनवा लें, क्या कहते हैं, डाई, उसके अंदर वो ग्राफिक्स वाले की भी जरूरत नहीं है, डाई बनवाएं, मशीन में फिट करें, एक आम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के अंदर जितने मर्जी हजारों पीसेस पर मिनट बनाए, उसको जाके 2 बंदों को नौकरी भी मिलेगी, जोड़े और बेच दीजिए मार्केट के अंदर। कितना को मुश्किल काम है। बात है ना, वी डोंट वांट टू गेट आवर हैंड्स डर्टी। ओहो अब मैं क्या यार, ये मेरा इतना छोटा सा बिजनेस है, मैं आपको बताऊंगा जी, मैंने शुगर मिल लगाई है, कोई नई किस्म की शुगर इन्वेंट की है। ये हमारे स्टूडेंट का कॉमन सबसे बड़ा इशू है। अभी इंजेक्शन मोड, अब ये ना सर इन्वेस्टमेंट बड़ी चाहिए बिजनेस करने के लिए, आपका एंटरप्रेन्योरियल जो कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर। मुझे बताओ एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कितनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए यार। छोटे छोटे से टॉयज होते हैं, सबसे छोटे साइज की एक होती है वो बड़ी मशीन जिसके अंदर आपने चेयर्स मैन्युफैक्चर करनी, पूरी जो प्लास्टिक की चेयर्स आप अक्सर ये परचेज करते हैं, उसके लिए आपको बड़े साइज की चाहिए चेयर्स टेबल या बड़ी कोई चीज बनाने के लिए। बच्चे को टॉय के लिए ये छोटी छोटी बॉटल्स के लिए, छोटी छोटी डब्बियों के लिए, डिफरेंट चीजों की पैकेजिंग के अंदर यूज हो जाती है। कितनी को बड़ी चाहिए? 1 किलो से भी कम वाले मटेरियल से बनाने वाली आप मशीन चाहिए, चंद लाख रुपए की आ जाती है। पूरा सेटअप इस कमरे से छोटी जगह में लग सकता है, बट लगाना नहीं ना हमने। हम भी तो मिल बड़ी सारी बनाएंगे तो हम काम करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे तो नया आइडिया लगेंगे, पहले मिलता नहीं ना हमें, आइडिया नहीं मिलता हमें। बड़ा मसला तुम्हारी है यार, आइडिया को देखो ऐसे बड़ा सारा को जबरदस्त, फिर उसके लिए फाइनेंसर ढूंढने जाऊंगा मैं। भाई जो इधर 2 लाख काम पड़े उनमें से को कर ले। एक एडिबल ऑयल की डिमांड इतनी है यहाँ पर जो आप पूरी नहीं कर सकते, सारा बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? मैं लेना चाहता हूँ लोकल, मैं वजह बता देता हूँ आपको क्यों नहीं लेते। मैं लेता भी हूँ लोकल, लेकिन कब? जब उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल को मैच करेगी। मसला ये है कि जब हमने यहाँ बनाना शुरू भी कर दिया तो बनाने वाला बंदा होता है यार, अच्छा सबसे हल्का वाला बनाना जरा। अब वो हल्के वाली चीज आपको पता है मैं ले जाऊंगा ना, मुझे अगले दिन दोबारा खरीदनी पड़ेगी। इट इज स्टूपिड यार। एक खरीदने वाले का दिमाग भी खराब है कि भाई 10 रुपए बचाने के चक्कर के अंदर अगले दिन उतने की चीज दोबारा लेकर जानी पड़ जाएगी आपको। एक ही बार अच्छी वाली खरीद लो तो 4 दिन चलेगी, और वही मैन्युफैक्चरर भी कि यार सस्ती बना दो बस, चाहे 2 दिन चले, दोबारा 2 दिन बाद खरीदने आएगा ना। आप भी एक बार अच्छी बना दें, उसके अगेंस्ट उसके पैसे ले लेंगे, जी मैंने 3 बेचनी थी उसके अगेंस्ट ये प्रॉफिट लेना था, मैं इसी एक के अगेंस्ट ये प्रॉफिट ले रहा हूँ बस भाई। मैं तो, मेरा मतलब तो प्रॉफिट है ना, रॉ मटेरियल तो उतना लग जाना था मेरा। मुझे तुम प्रॉफिट दे दो, ये मशीन ले जाओ, ये चलेगी भाई। ये चीज लेट सपोज अगर नॉर्मल वाली ने चलना था 10 दिन, ये 30 दिन चलेगी। और अगर मेरा खर्चा जो हुआ था वो सारा आपको ये 3 दिन लेनी पड़ेगी। लेट सपोज एक सस्ती सी चीज है 100 रुपए की, कोई लेट सपोज ये एक बॉल पेन है 100 रुपए का है, ठीक है। हल्का बनाएंगे, बहुत हल्की चीजें लगाकर आपको ये बता दिए भाई ये 10 दिन चलेगा मुश्किल से, लेट सपोज, ठीक है। तो हर 10 दिन का उसको खरीदना पड़ा, 3 खरीदने पड़े 300 रुपए के। आपने कहा ये मेरा बॉल पेन है ये खरीद दो, मेरा लगा 150 रुपए बनाने के ऊपर, और हर बार जो ये मैंने बेचना था जो पिछले 100 वाली कैटेगरी के अंदर मुझे 50 रुपए का 2 बार और बेचने का प्रॉफिट होना था। वो 50 रुपए का प्रॉफिट तो 200 रुपए में आज मुझसे ले जाओ, 100 रुपए अपना भी बचाओ, पूरा महीना चलेगा। कॉमन सेंस की बात है ना। ये जो आपके पास, हमारे पास ये मेंटेलिटी इंपोर्टेड चीज अच्छी है, उसकी रीजन ये है वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं, वहाँ क्वालिटी कंट्रोल है, हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। 4 चीजें पड़ी हैं उनमें से एक चल रही होगी, बाकी दूसरी खराब होगी साथ वाली। उनकी शेप से पता चल रहा होगा आपको, देख के पता चलता है ये पाकिस्तान की है, ये लोकल नहीं है, ये कहीं और की है। आपने ये इंजेक्शन मोल्डिंग में आपको एग्जांपल दी ना, ये काम नहीं करेंगे कि एक बंदा हायर कर ले, मतलब बंदे ने कितनी तनख्वाह लेनी है। जो आम हमारे पास एक आम बंदा काम करने को तैयार हो जाता है पूरे दिन के लिए तकरीबन 4-5 हजार रुपए में मिल जाएगा आपको, 6 हजार रुपए भी बंदा आराम से मिल जाता है, ठीक है।
पूरा महीना उसने काम करना है। कितना सा काम है कि जब उसके जो एक्सेस रेजिड्यू है उसको काटता जाएगा। इंजेक्शन मोल्डिंग की ना एक्सेस रेजिड्यू होता है, उसको काटता जाएगा। एक आधी छोटी मशीन रह जो वाइब्रेशन के थ्रू उसके जो भी रफ एजेस बचते हैं उसको भी स्मूथ कर देगी। ठीक है, ये काम नहीं करेंगे, फॉर श्योर रफ एज छोड़ के भेजेंगे चीज, उससे आपकी प्राइस में फर्क पड़ जाता है भाई। आप उसी को रिफाइन कर दें, आप उसी की डबल से ट्रिपल प्राइस ले सकते हैं, और फिर ये तो इसको एक्सपोर्ट कर दें। अगर इसी माल को एक्सपोर्ट कर दें अच्छी क्वालिटी का बनाकर, तो चाइना भी उसी पैसे से उसी चीजों से कमा रहा है ना। वही टॉय आपने यहाँ बनाना है, उससे कमा लेंगे, आपको फायदा है। चाइना को डॉलर कितने का पड़ता है? चाइनीज युआन मेरे ख्याल है 20 रुपए के करीब होगा, 20-25 के करीब का। तो डॉलर के अगेंस्ट अगर आप इसको पैक करके देख ले, हम 200 रुपए के डॉलर के अगेंस्ट, हमें युआन 20 का मिलता, तो हमें को 10 टाइम्स सस्ता पड़ेगा चीज बनाना यहाँ पर। वी डोंट थिंक अबाउट इट, वी डोंट डू दिस। सो मैंने रिसेंट डेज के अंदर मार्केट के अंदर ये क्या कहते हैं, ईरान की, तुर्की की, वो चीज देखिए जो बंदा कहते हैं यार ये तो दिमाग तो नहीं खराब, ये भी यहाँ भी बना सकते थे। एक फ्रूट बास्केट आपने वो तुर्की से मंगवाई ली है, ईरान से मंगवाई ली है। स्टूपिड है ना, वही प्लास्टिक है, वही प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है जो हर जगह मिल रहा है। वो सिर्फ ये मेड इन तुर्की है, उसका फर्क क्या है जी, डिजाइनिंग है और क्वालिटी है। यही काम आप यहाँ कर लें, एंड ऑफ द डे वही प्लास्टिक यहाँ अवेलेबल है ना, बट वी वोंट डू इट। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक ये बैन खत्म हो जाएंगे खुद ही, जिसके लिए खत्म करना था वो खुद ही कर लेते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट कि ये बहुत लंबा चलेंगे। स्टूपिड वन, क्योंकि बैन तो फिर बहुत सारी चीजों पे लगना चाहिए था जिनको नहीं बैन किया गया। नहीं लिसन, अब अफोर्ड की बात है ना, अब ये कि आप लेके ही नहीं आ सकते। इट्स नॉट लाइक कि आपको ड्यूटी लग गई है, अब आप ला ही नहीं सकते, तो क्या होगा, स्मगल होके आ जाएगा। अफगानिस्तान का पूरा बॉर्डर पड़ा है, इतनी चीजें स्मगल होके आती हैं, ये चीजें स्मगल होके नहीं आ सकती, स्मगल होके आ जाएगा। थोड़ा सा रेट बढ़ जाएगा मार्केट के अंदर। आप मुझे बता दें, लोग यहाँ पर इम्पोर्टेड सेलफोन नहीं लेंगे, तो यहाँ पर कौन है जो सेलफोन मैन्युफैक्चर करके देते आपको? शायद मुश्किल से एक आधी को कंपनी है, उसने भी अपने कंपोनेंट चाइना से मंगवाने। आपने पिछला रिपेयर करवाना है, उसकी बैटरी चेंज करवानी है, उसकी बैटरी कहाँ से आएगी? आप रिपेयर नहीं करवा सकते। एंड ऑफ द डे ये फिर से खुल जाना है। दिस वाज नॉट अ सॉल्यूशन। आपको आपका टैक्स नेट बढ़ाना था, और अपनी इंपोर्ट्स जो फालतू की इंपोर्ट्स हैं, आपकी एक्सेस इंपोर्ट्स हैं फॉर नो रीजन, जैसे प्लास्टिक जैसे स्टूपिड चीजें। आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आप उसके अगेंस्ट कुछ एक्सपोर्ट भी करें। आप रॉ मटेरियल मंगवाएं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करें, यहाँ से उसको फिनिश गुड बनाकर एक्सपोर्ट कर दें। ये हम नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी मंगवाएं, इक्विपमेंट मंगवाएं ताकि ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन हो, वो हम नहीं करेंगे। हमने मंगवानी है कंज्यूमेबल्स। मैं बता रहा हूँ, आप अगर अपने आप को कहते हैं एग्रीकल्चरल कंट्री, इस एग्रीकल्चरल कंट्री का हाल देखें कि दाल जितनी है वो सारी की सारी हॉलैंड आपको भेजता है, जो अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री भी नहीं कहते। बादाम सारा आपको अमेरिका भेजता है, ज्यादातर अब वही आता है। एक स्टेट अमेरिका की कैलिफोर्निया, एक स्टेट, सिर्फ आपको नहीं पूरी दुनिया को भेजते हैं। एक स्टेट है कैलिफोर्निया। तो थिंक अबाउट इट। वैसे भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया है कि दे शुड गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप रादर देन डूइंग अ जॉब।